नमस्कार, डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जिनके बारे में कि कहा जाता है कि जो आज के समय में बीजेपी की एक युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम जो बीजेपी के लिए मथुरा जिले में काम कर रही है, उसको कहीं ना कहीं आगे लाने में या कह सकते हो उसको तैयार करने में जो एक अहम भूमिका जिसने निभाई और एक बीजेपी के लिए ज़मीनी स्तर से काम करते हुए आज बीजेपी को मथुरा जिले में इस स्तर तक लाना, जिनकी की पहुंच या कह सकते हैं पकड़ उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ बहुत मजबूत भी मानी जाती है। और उन्होंने बीजेपी के लिए अपना जीवन बताया जाता है कि और उन्होंने बताया भी है कि जीवन उन्होंने पूरा लगा दिया। ऐसे हैं हमारे साथ हैं रविंद्र पांडे जी जो कि पूर्व मथुरा नगर पालिका के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे आज के विषय पर कि आज बीजेपी की स्थिति यूपी में क्या है, क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मथुरा को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, मथुरा में कितनी सीटों पर बीजेपी कितनी मजबूत है। सबसे पहले पांडे जी मैं आपका स्वागत करूंगा। नमस्कार। पांडे जी मैं सीधा सवाल आपसे पहला यही करता हूं, उत्तर प्रदेश में अब की बार सरकार लगभग कितनी सीटें लाती हुई दिख रही है? निश्चित रूप से 300 से ऊपर, और जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लगता था कि सीट कुछ घटेंगी, पर मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मथुरा की सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, अभी पश्चिम में जो चुनाव हो रहा है वहाँ अपने आप उनकी जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति ने हम ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दी है कि तरह तरह की भ्रांतियाँ जो खड़ी की गई थी वो निर्मूल हो रही हैं। मथुरा के अंदर भी जो तरह तरह के षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से कई चीज़ें खड़ी की गई थी, जो किसान आंदोलन, वो सब जीरो है। आज भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ऊपर सीट, बल्कि 320-340 सीट तक हम लाने की स्थिति में आ रहे हैं। पांडे जी आपने ज़मीनी स्तर से बीजेपी में काम किया है और मथुरा के बारे में आपकी अच्छी खासी समझ है। 2014 की पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? देखिए, 2014 से पहले यहाँ विधायक रहे प्रदीप माथुर जी, और जो सांसद रहे हमारे बाद। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपने एक विषय उठाया मुझको लेकर के, तो ये तो भाजपा का या हमारे स्कूल ऑफ थॉट का, जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं, वहाँ से हमको एक प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यानी हम कार्यकर्ताओं को खड़ा करते हैं एक विचार के लिए। और शायद मोदी जी इस बात को बहुत जोर से कहते हैं, दल से बड़ा देश। एक बहुत बड़ा बात समझिए, दल से बड़ा देश। जब हम देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करते हैं तो फिर हमारे पास जो योजनाएं बनती हैं, वो योजनाएं अल्टीमेटली देश के विकास के लिए बनती हैं। उसमें कई बार जो बड़े बड़े स्टेप सरकार उठाती है, कई बार लगता है इससे हम हार जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुई तो तरह तरह की भ्रांतियां आई, उसके बाद 17 का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बहुमत से आए, कितने बड़े स्टेप लेकर के हम लोग एक बड़ी कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश का, जो पिछली बार की हमारी कार्य योजना आती है, 100% सब कार्य योजना पूरी तरह से लागू हो गई और अंतिम चरण में है। आज विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत ने, दुनिया में एक पहचान बनाई है, जिसको बीमारू प्रदेश कह के गिनती होती थी। योजना आयोग, जिसको बाद में नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया, जो आवश्यक था। आप उठा के देखें, भारत की पंचवर्षीय योजना जब बनी थी, जो कल्पना की थी, वो कल्पना आज भी कागजों में रही, पूरी नहीं हुई। पैसा कहाँ गया पता नहीं, पर भाजपा ने नीति आयोग के द्वारा जो विजन दिया, वो विजन आज सड़कों पर दिखाई पड़ता है। मथुरा के अंदर जाके देखिए, ब्रज विकास बोर्ड के माध्यम से हमारे जो पर्यटक स्थल है, हमारे तो श्रद्धा स्थल हैं, वो किस तरह से सुंदर भव्य दिव्य नजर आ रहे हैं। आप कुसुम कुसरों को देखिए और सुदूर चले जाइए, लोग चिंतामण महादेव दर्शन करने जाते हैं, जरा घाट किनारे की दशा तो देखिए। आज यमुना जी के नाम पर जो विकास है, उसकी चीज़ें, बहुत सी चीज हुई हैं। 5 साल से जकड़े हुए, जब से शासन आया है, जकड़ा हुआ तंत्र जो कहीं न कहीं दल की निष्ठा के साथ काम कर रहा था, वो तंत्र पहले बार कानून का शासन, जो एक कानून का शासन, वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। एक मैं बहुत बड़ी बात लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हम बहुत सारी योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं, लंबी सूची है, 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। पर एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जो खतरा था, टेररिस्ट यहीं उत्तर प्रदेश में पैदा होते, दुनिया भर में जो विस्फोट के तार जुड़ते थे, तो आजमगढ़ और इधर मेरठ, बुलंदशहर, वहाँ एक अड्डे बन गए थे। और बहुत बड़ा उसका कारण था कि जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन है, नेपाल से, चीन से लगती है, वहाँ से लोग घुसते
पूरा उत्तर प्रदेश में एक केंद्र बनाते थे। दिल्ली में जितने बम ब्लास्ट हुए केंद्र उसका उत्तर प्रदेश, बॉम्बे में जो बम ब्लास्ट हुए कौन केंद्र उनका उत्तर प्रदेश। वह जो अपराधी तत्व है उसका निर्मूलन हो गया और हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा सुरक्षित, माने उस काम को हमारी राज्य सरकार ने किया। पुराना शासन अखिलेश का जब तक रहा 3 साल, वो एक काम नहीं हुआ। आज पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जोड़ दीजिए तो हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं। इतनी बड़ी नोटों की तस्करी जो इसके किनारे से हो रही थी, आज वहाँ 0, मैं नहीं कहता 100%, पर लगभग 0%, 98 हमने वो सफलता पाई है। ऐसे बहुत सारे प्रतिमान हैं। मथुरा के अंदर जो विकास की स्थिति है, आपने अगर 14 से पहले की सड़कें देखी होंगी, उठा के देख लीजिए। मैं चुनौती देने को तैयार हूँ। विकास के नाम पे तो बहुत कुछ हुआ। अभी आप अनौपचारिक चर्चा पर मुझसे कह रहे थे कि बेसिक एजुकेशन में तो उन्होंने क्या किया, फर्जी 60,000 टीचर्स भर्ती करके वो पैसा घर जाता था। स्कूलों की बिल्डिंगों के नाम पर जो पैसा आया वो गया। आज बेसिक एजुकेशन पर जाके तो देखिए पूरा देहात लहलहा रहा है। कितने बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, वहीं ऑटो लग जाती है। अब सब पढ़ाई शुरू हो गई। अब बड़ी बेसिक एजुकेशन में आप अभी चर्चा कर रहे थे शहर के अंदर, तो हमारे जो विधायक हैं और मंत्री हैं उन्होंने तो एक सबरी अपनी विधायक निधि उस बेसिक एजुकेशन उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो है फर्नीचर के लिए दे दी। अब इतना बड़ा गड्ढा था, तो धीमे धीमे करके वो विकास की स्थिति शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य की ओर ले जा रहे हैं। आप उठा के तो देखिए, कभी पंजाब की पहचान गेहूं उत्पादक प्रदेश के रूप में होती थी, जो वहाँ आज उत्तर प्रदेश में कितनी खरीदारी हुई, इस मथुरा जनपद में कितनी बड़ी खरीदारी हुई उठा, और वो पैसा तो यहाँ के लोगों के जेब में आया ना। इतनी बड़ी खरीदारी, यानी ये उत्पादन बड़ा हमारी नीतियों के कारण से, मतलब एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो पैसा गया है बहुत बड़ा वो है। आप फसल बीमा कितनी बड़ी उपलब्धि, तुरंत होता है, पैसे मिलते हैं। उसका रिकॉर्ड देंगे तो बहुत, मेरे पास डाटा है। मैं चाहूँगा एक दिन पूरे डाटा को आप सबको बताएं। मैं डाटा आपको दूंगा लिख करके, सॉर्ट करके, तो आपको लगेगा कि हमारी योजना चरितार्थ हो रही हैं। उससे पहले कहने को तो कहते गोकुल बैराज प्रदीप माथुर जी ने बनाया, कब उद्घाटन हुआ था? बना तो भाजपा शासन में गोकुल बैराज का। अब यमुना का गंगा जल का पानी आ गया है मथुरा में, धीमे धीमे करके पूरे शहर में पानी की सप्लाई होने जा रही है। तो शहर में ये नहीं बनने, आप आवास उठा के देखिए, उसमें मोहम्मदन्स के आवास भी बने, अनुसूचितों के आवास भी बने, ब्राह्मणों के आवास भी बने। योजनाओं की तो गिनती में नहीं है, गिनाते चले जाएंगे, छोटी पड़ेगी। आपने खास तौर पर 2-3 बिंदुओं को सामने लाने का प्रयास किया है। आपने यमुना जी के ऊपर भी बात की, आपने शिक्षा, बेसिक शिक्षा के ऊपर भी बात की, सड़कों के ऊपर भी बात की, और आपने ये भी कहा कि बना गोकुल बैराज जाके बीजेपी के शासन में। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग की लें या सड़कों की लें, जो पूरे पुरानी सरकार को होता है वो लागू होती रहती हैं, और वो अभी आपकी सरकार में काम हुए। मैं अभी फ़िलहाल बेसिक जो मथुरा की राजनीति है उस पर एक बार फिर वापस आता हूँ। जिस समय आप लोग सक्रिय राजनीति एक युवा के रूप में कर रहे थे, और आज जो सक्रिय युवा राजनीति में मैदान में हैं बीजेपी पार्टी से, उनमें राजनीतिक चरित्र और उनका स्वयं का व्यक्तित्व में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? जैसा समाज, उसका परिणाम सब जगह दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करते हैं। जैसा समाज उसी में से हम जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो मिल करके अपराध जगत छोड़ के अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्जी के ढकेल लगाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब आप उठा के देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना भारत में बीजेपी शासक राज्यों के, वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे छोटे घरों के निकले हुए लोग हैं। ये अवसर भाजपा में ही मिलता है। मैंने बहुत दिनों तक छात्रनीति में काम किया, तो मेरी चॉइस तो वो अपराधी तत्व होता था। अगर वो बदलता था तो फिर वो बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला आदर्शवादी व्यक्ति ही बनता था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कोई मैं नहीं कह सकता। देखो, सत्ता का कुछ दोष होता है, एक आध कोई आ जाए लगा ले, पर कुल मिलाकर भाजपा एक गंगा है, उसमें सैकड़ों नाले आकर मिलते हैं। वहां जाकर गंगा जल की तरह धीमे धीमे कर मैंने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होकर पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और गंगा बह रही है बीजेपी की, जिसमें सब नाले आके शुद्ध हो रहे हैं। खास तौर पर विपक्ष कहता है वॉशिंग मशीन, मैं उसमें कहता हूँ हाइट जो मतलब कह सकते हैं हाई क्वालिटी की वॉशिंग मशीन है। जब जो बीजेपी से बाहर है वो तो ख़राब है, और जो बीजेपी में आ गया वो शुद्ध हो गया। मैं इसको बाद में लेता हूँ। अब मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ। खास तौर पे विधायक
श्रीकांत शर्मा के विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उन पर विशिष्ट टिप्पणी आप क्या करना चाहेंगे, और उनके ऊर्जा मंत्री के बनने के बाद क्या मथुरा की जनता को विधायक खोया हुआ महसूस हो रहा है? देखिए, ये बड़ा विषय दूसरी तरह का है। वह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे प्रदेश में लगातार समय दिया। उठा के देख लीजिए, जयंत जी सांसद रहे, कितने मथुरा आए। श्रीकांत शर्मा लगातार, अभी उन्होंने अपने प्रेस में एक बयान भी दिया, कितने दिन मथुरा आए, आते रहे। पर ये होता क्या है ना कि एक एटमॉस्फेयर अफवाह के नाम पर, जिसको गोएबल्स थ्योरी कहते हैं ना, गोएबल्स थ्योरी, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। ऐसा प्रचार बहुत जोरों से चलाया। हाँ, ये बात ठीक है कि वो प्रचार में गोएबल्स थ्योरी अभी तक दुनिया में सफल होती है, और वो इसका यही तो कारण है कि बहुत सारे लोग स्वयंभू नेता हैं। मार्च में श्याम सुंदर जी जीतते हैं। मैंने कहा ना, 100 भाड़ रख लो, कहीं से भी पैसा कमाओ, 100 भाड़ रख लो, वही आपकी हवा बना देंगे। उन भाड़ों की फौज भाजपा में नहीं है। भाजपा एक जीवंत पार्टी है, हर उसका लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है, और यहाँ पर हर एक की जवाबदेही है। ऐसा नहीं है। श्रीकांत जी ने लगातार, ऐसा नहीं है कि वो मंत्री थे, मंत्री होने के बाद उन पर बड़ा विभाग था, लगातार किस कार्यकर्ता के संपर्क में नहीं रहे। किसी ने फोन किया होगा, हो सकता है फोन ना मिले, बाद में पलट के फोन आता था। तो ये कहना कि श्रीकांत जैसा सच्चा और ईमानदार, अरे वो जो तरह तरह की बातें करते हैं, वो विभाग जो है अधिकारियों का द्वारा, देखिए वो विभाग, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मंत्री के हाथ में नहीं होती। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग नाम की एक संस्था काम करती है। यूनिट रेट, ये सब वो निर्धारित करते हैं कि बिजली के रेट क्या हो। सरकार को उसमें अपना पक्ष रखना पड़ता है, सब जगह ऐसा है। हाँ, जैसे केजरीवाल जी कह देते हैं तो पैसा उस आयोग को देना पड़ता है। ये कानून पहले बना। यहाँ जो बिजली की विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की, वो मायावती जी के शासन में हुई। अखिलेश ने जी उसको बढ़ाया। तो उस विभाग में जिस तरह की बहुत सारी रचना है, शासन ने इतने बड़े घाटे को पूरा करके आज पूरे प्रदेश में बिजली पहुंच गई है, और हर घर में बिजली के रेट घटे हैं। अगर आप देखो तो ये जो बल्ब लगता है, ये बल्ब पहले 500 रुपये 600 रुपये का मिलता था। केवल इन बल्बों के माध्यम से हमने बहुत बड़ी बिजली बचा ली, और बचकर आज पूरे प्रदेश में गांव-गांव बिजली मिल रही है। अब पूरे बजट को संभाल के प्रैक्टिकल करना एक कठिन काम तो होता ही है। थोड़े निर्णय ऐसे लगते ही हैं, पर बिजली तो मिल ही रही है। अब फ्री की बिजली तो मिलेगी नहीं, बिजली का पैसा तो देना, पर सरकारें टैक्स से ही चलती हैं। आपने एक बात कही कि बिजली की बचत हमने की, बल्ब लगाई, एक टेक्नोलॉजी का सवाल आ जाता है। पहले जो मोबाइल 20,000 30,000 में मिलते थे, 5-5 हज़ार में मिलने लगे, तो एक टेक्नोलॉजी का सवाल है, ना कि एक सरकार का सवाल है यहाँ पे। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछूंगा, जो नहीं, मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ। अब मैं दूसरी तरफ बात करना चाहूँगा कि युवाओं की जो एक भीड़ बीजेपी में आज दिख रही है, उसमें बहुत से वरिष्ठ चेहरे ऊपर से लेकर नीचे तक, खासतौर पर मथुरा में इंगित करूँगा कि आज वो वरिष्ठ चेहरे क्या उस भीड़ में कहीं पीछे नजर आने लगे हैं? देखिए, यही समझने का अंतर है। मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का मंत्री था, और उसके बाद मुझको सहमंत्री बना दिया। भाजपा में मेरी एंट्री हुई, मैं भाजपा का जिला महामंत्री संगठन बना 91 में। उसके बाद मुझको जिला मंत्री बना दिया। यह तो भाजपा की विशेषता है कि हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, क्योंकि यही तो है ना, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। उनको आगे जिम्मेदारियों पर बैठा लेंगे, और ये तो बदलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भाजपा का संगठन एक व्यक्ति 2 बार पद पर रहता है अध्यक्ष का, फिर बदल के नया आता है। इसी में से मैंने कहा ना, ये एक निर्माण की प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि जो एक स्वयंभू अध्यक्ष बन गया वही रहेगा, उसी का नाम सत्ता रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये तो भाजपा में ही होता कि हम बदल लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे मंडल अध्यक्छ, बूथ कमेटी से लेकर और आप नीचे तक चले जाइए, सब मोर्चे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक टाइम के बाद नहीं रहते। तो वो जो नई भर्ती कर रहे हैं, यही तो हमारी पूंजी है। तो अब आप ये माने कि वो मंच पे वो बैठा है, पहले ये बैठते थे, इनका अवतरण हो, वो तो पीछे की सीट पे बैठना एक नियत ही है। बैठते हैं ये लोग, बहुत लोग बैठते हैं। बड़े बड़े नाम है जो आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीचे बैठते हैं, कभी मंच पे होते थे। ये तो हमारी प्रक्रिया, ये तो हमारा गौरव है। उसमें ये आकलन क्यों करते हैं कि ये जो दृष्टिकोण कर दिया कि एक स्वयंभू जो अध्यक्ष है वही चलाएगा। वंशवादी संगठन जो हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, या और भी जो लोग जोड़ लो पूरे भारत में, वहाँ तो ये चीज़ चलेगी। पर आप उस नज़रिए से हमारा आकलन मत करिए। हमारा आकलन तो हमारा वैचारिक जो दृष्टिकोण है उस आधार पर करिए, तो आपको सच समझ में आएगा। आपने वैचारिक और नैतिकता की सारी बातें अभी बताई, और एक आपने ये भी बता दिया कि हम लोगों का इस तरीके का व्यक्ति विशेष के साथ चलना एक होता है अलग, इसलिए नई पौध आगे आई। मेरा सवाल इसमें थोड़ा सा गूढ़ था कि वो सामने हैं, ठीक है, लेकिन जो एक पार्टी के जिन्होंने स्तंभ रहे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया और आज इस स्तर तक लेके आए,
उन लोगों का राजनीति में इस तरीके से पीछे जाना, उसके अंदर क्या कोई प्लानिंग थी या क्या था? मैं पूरा कर लेता हूँ। वो हो सकता है एक प्लानिंग के तहत हो कि भाई अब नए युवाओं चेहरों को आगे लाना है, उनको पीछे रखना है, हो सकता है ये हो। अब आज की जो राजनीति है, वर्तमान की राजनीति, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, आपके एक वरिष्ठ नेता होने के नाते किसी पार्टी का भी क्या आकलन है कि राजनीति में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं आज से 14 से पहले और आज? राजनीति की बात कर रहा हूँ। देखिए, 14 से पहले की जो राजनीति थी उसके अंदर जाति, विरादी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें फैलता था, वो राजनीति फैलाती थी। कम से कम इस शासन में आने के बाद उसको राजनीतिक मान्यता नहीं मिली, ये पहली बार हुआ। और ये पहली बार ये भी हुआ कि यहाँ का जो यूथ है उसको कहीं दाएं वहाँ से घुसने की एंट्री नहीं मिली, उसका बिल्कुल फेयर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस बात को तो अब सब मानते हैं कि जो सारी ईमानदारी से जो भर्तियां की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो चेन अभी जारी है। थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे पेपर लीक होना, ये सब होना, बहुत थोड़ी दिक्कतें हैं। जितने बड़े पैमाने पर भर्ती हुई उसमें हर एक को अवसर मिला, सबको समान अवसर। ये यहाँ की विशेषता है, राजनीति में चेंज है। तो धीमे धीमे करके समाज के अंदर भी बदल होती चली जा रही है। पहले लोग टैक्स जमा नहीं करते थे, मैंने चेयरमैन रहा हूं तो देखा था। क्रमशः आज पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगमों में टैक्स का देने की प्रक्रिया चालू हो गई। अपने आप लोग जा करके विभिन्न करों को देते हैं। इस तरह से अनेकों चीज़ों में ये सोशल चेंज एक आ रहा है। वो चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये है, उससे पहले देशभक्ति का भाव नहीं था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हमने समाज को, सारे यहाँ की जनता को देशभक्ति के नारे से ऐसा जोड़ दिया, उसको लगता है कि देश मेरा है। जिसका कि पहले लगता था ये कांग्रेसी है और कम्युनिस्ट है, दल से बड़ा देश की हमारी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के कारण से आज समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और वो देश की बात करने लगा है, पहले नहीं करते थे। आपने नई थ्योरी, अपनी खुद की पार्टी की नई थ्योरी पूरे देश पर लागू कर दी। पहले पार्टियों में देखा जाता था, आप लोग आरोप लगाते थे अन्य पार्टियों पर जब विपक्ष में थे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और एक खास तौर पे आप एक समाज को, अल्पसंख्यक समाज को से उसे जोड़ देते थे कि इनको तुष्टीकरण है। क्या आज की बीजेपी में ये नहीं देखा जा सकता है या नहीं माना जाना चाहिए कि वो भी अब तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए और वो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति में बिल्कुल चरम पर ले जाने की स्थिति में? बिल्कुल गलत। हिंदू शब्द और भारत, इसकी एक पहचान है। ये हिंदू तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? सब हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू तो यहीं का आदमी है, यहीं रहता है, यहीं हिंदू, एकमात्र हिंदू देश। दुनिया में कहीं भी अभी संकट आता है तो हिंदू भागकर तो भारत में आता है। अब ये तुष्टीकरण नहीं हिंदुओं का, जो मेरी आस्था है, इस भारत की आस्था है, उस काम को बढ़ाना, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। अब आप कह दो कि जैसे तमिलनाडु में मना रहा था कि हम तो बाहर से आए हैं, ये हम लोग माने पूरे उत्तर भारत के लोग, मूल देश हमारा है। तो ये कहना वैचारिक दृष्टि से हम जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल देशभक्ति का, पर राम और देश में कोई अंतर है? अरे आप गीता में क्या ये लिखा है कि ये करना चाहिए? राम जी ने कुछ किया, राम जी ने समाज के लिए किया, उस अस्तित्व को बनाना, तो ये तो तुष्टीकरण नहीं है, ये तो एक अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से तो हमारे देश की पहचान होगी। तुष्टीकरण शब्द मैंने जो प्रयोग किया उसका मेरा आशय था वोट बैंक को लेकर, क्योंकि न तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप आप लगाते तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे, क्योंकि संविधान जब चुनाव लड़ने की परमिशन सभी पार्टियों को देता है तो वो भारत का ही होता है और भारत के ही नागरिक उसमें वोट डालते हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा कि हम लोग राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करते हैं, तो आपके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि और लोग देशभक्ति की बातें नहीं करते? तो फिर राष्ट्र उन्हें चुनाव लड़ने की, संविधान चुनाव लड़ने की परमिशन दे क्यों रहा है? देखिए, ये विषय बड़ा हो रहा है। संविधान अनुमति तो देगा ही, सबको लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु आप जिस बात को तुष्टीकरण कह रहे हैं, इससे पहले जो सरकारें थीं वह एक वर्ग विशेष के लिए ही काम करती है। सारी योजना वहाँ चलती थी और उनको उल्लू बनाते थे, उनको लाभ कुछ नहीं होता था। आज मुस्लिमों को जो आवास मिले, मैं यहाँ सदर में रहता हूँ, चलो मैं आपको आवास दिखाता हूँ, मुस्लिम के ज़्यादा बने, हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, पर केवल मुस्लिमों के बनेंगे ऐसा नहीं। आपको अपने मालूम में को, आप मीडिया से जुड़े हैं, कि अखबार में जब विज्ञापन मिलते थे तो उर्दू अखबारों के लिए जो रेट होता था वो रेट कुछ और होता था और अखबारों के लिए रेट कोई दूसरा होता था। ये क्या है? उर्दू को ऐसा क्यों किया गया? उठा के देख लीजिए, RTI में मांग लीजिए, आपको तो वैसे भी एक होंगे भाई। इतना हम सबको एक जैसे देखेंगे, सब एक हैं, इस नाते उनको करेंगे। हर एक को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार भारत में है और ऐसा तुष्टीकरण केवल एक के लिए है ऐसा नहीं। मैंने ये सवाल आपका था कि पूर्व में बीजेपी ये जब विपक्ष में थी आरोप लगाती थी, उस पर मैंने आपसे पूछा था। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा फिर वापस मथुरा की,
मथुरा में जो विकास की कार्य हैं, विकास कार्यों को आप एक चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन रहते हुए आपने जो जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो भी काम किए और आज जो काम हो जाने चाहिए थे पिछले 5 साल की सरकार के अंदर, उनमें आप क्या विशेष कार्य मान रहे हैं कि ये 5 साल में हमने अच्छे कार्य किए हैं? कौन सी सड़कें ऐसी जिनका चौड़ीकरण हो गया हो या नवीनीकरण या केवल मरम्मत हो के काम हो गया हो? दूसरी चीज़ यमुना जी पर बताते हैं नमामि गंगे में बहुत बड़ा फंड मिला, क्या वो फंड आपको लगता है कि पूरे तरीके से मथुरा में प्रयोग किया गया है? जी, निश्चित रूप से इस बात को तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी फंड आता है, इस बात को तो राजीव गांधी पहले कह चुके हैं, उस फंड का पूर्णतः सही इस्तेमाल होता है। उसका कारण है कि हमने ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की। ई टेंडरिंग के माध्यम से अब किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। अब पहले ठेके मिलते थे तो 50% एडवांस मिलता था, उसी को ठेका मिलता था। अब ई टेंडरिंग होने के कारण से अब जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें जो कमीशन की स्थिति टोटल बंद हो गई, वो जारी है, पर धीमे धीमे करके वो चीज़ें आने वाले 5 साल में ठीक होंगी, निश्चित रूप से ठीक होंगी। रही बात मथुरा की, तो मथुरा में विकास के नाम पर दो आकलन करने का तरीका क्या होता है। मैंने अभी वीडियो देखा यहाँ बालाजीपुरम मोहल्ले का, तो एक सड़क पे लोग बोल रहे थे, विरोधी लोग उस सड़क को टूटी हुई दिखा रहे थे, क्योंकि अभी वहाँ गंगा योजना के अंदर पाइपलाइन पड़ी और नाला बन गया, वो सड़क रह गई, उसकी चर्चा तो हो रही है। परंतु उस बालाजीपुरम में आवास विकास परिषद से 75 लाख की कच्ची सड़कें बन गई, इसकी चर्चा क्यों? उस बात की चर्चा एक तो रह जाएगी। मैं 1 मिनट रोकूंगा। मेरा जो उद्देश्य था आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि आप एक चेयरमैन रहे हैं पूर्व, जो विकास कार्य होते हैं पहले सड़क बन जाती है, उसके बाद सीवर लाइन डलती है टूट के, फिर उसके बाद तोड़ के जाके पानी की लाइन डल जाती है, फिर उसके बाद तोड़ के टेलीफोन की लाइन डलती है, फिर उसके बाद टूट के पता चलता है कोई केबलिंग और किसी तरीके की लाइनिंग डल जाती है, फिर उसके बाद वापस सड़क बन जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि जो पहला ढर्रा चलता था आज भी वही ढर्रा चल रहा है, या उसमें कोई नया परिवर्तन होना चाहिए था, वो महसूस करते हैं आप? जी, नया परिवर्तन उसमें धीमे धीमे का हुआ है, आपके संज्ञान में शायद कम आया होगा। नगरीय अवस्थापना टास्क फोर्स इस नाम से एक योजना लागू की गई है। उसके अंतर्गत अब जो आप कह रहे हैं ना, एक पूर्ण प्लानिंग की जाएगी, पूरी पहले की जाएगी। कल के बजट में भी हमने तो अब पूरा आने 25-30 साल की प्लानिंग करी है, उसके अंदर संपूर्ण विकास की बात प्लानिंग की है। तो वो परिवर्तन धीमे धीमे करके अब शुरुआत हो गई है और वो आएगा। नगरीय अवस्थापना टास्क फोर्स अभी कम लोग जानते हैं, उसके कारण से ये जो छोटे छोटे कभी खुदवा लेते हैं ना, निधियों के माध्यम से कोई कुछ चीज़ कर लेते हैं, वो अब नहीं होगा, उसकी अनुमति वहाँ से लेनी पड़ेगी। आपने बताया अभी वो आने की तैयारी में, अभी आया नहीं है, अभी लागू हो गया, लेकिन वो कब से क्रियान्वयन में होगा ये अभी देखने की बात होगी। ठीक है, अब आपने अभी बजट की भी बात की, बजट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि बड़े औद्योगिक क्षेत्रों या उनके लिए तो कुछ छूट दी गई है टैक्सों में, क्या मध्यम वर्गीय के लिए किसी तरीके की टैक्सों में छूट या राहत? देखिए, जो टैक्स की स्थिति है, टैक्स का स्लैब्स है, वो तो लगभग पहले जैसे ही, उसमें कोई बहुत बड़ा बदल नहीं आया। हर वर्ग को कुछ चाहिए। आज डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बजट अलॉट हो रहा है, पहले नहीं होता था। आज हम देखें तो जो इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है उसमें मेन टारगेट है रोजगार का सृजन। 30 लाख रोजगार हमको प्रतिवर्ष मिल जाए, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट है और वो पूरी लंबी थ्योरी है। आप देखिए, आमदनी के स्रोत कैसे नहीं ढूंढते। क्रिप्टो करेंसी पे हमने टैक्स लगाया, बड़े विवादित फैसला था उसमें, पर इससे क्या विदेशी जो पर्यटक आएंगे अब उसको उसमें लाभ मिलेगा। और हम सबसे बड़ा मेन विषय आमदनी बढ़ाना, जो आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और वो भारत सरकार ने फैसले किए, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ बजट की दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश ओवरड्राफ्ट पे नहीं चलता सन 14 से पहले, बल्कि 17 तक, बल्कि ओवरड्राफ्ट बहुत बड़ा हुआ करता था सरकार का। आज भारत में अधिकांश राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी का राज्य ऐसा बहुत बड़ा ओवरड्राफ्ट वाला है, पर उत्तर प्रदेश ओवरड्राफ्ट लेके नहीं चलता। हम जनता के उगाए हुए करों से जो हमारी आय है वो इतनी बढ़ गई कि हम तो अब बीमारू राज्य की श्रेणी को छोड़ चुके हैं। अंतिम 2 सवाल आपसे कर लेता हूँ। सीधे सीधे मैं जानना चाहूँगा, पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार मथुरा के विधायक के रूप के काम, मथुरा के लिए 7 साल तकरीबन सांसद के, क्या कोई नया उद्योग मथुरा जिले में आया? दूसरा सवाल, क्या मथुरा जिले को कोई नया स्कूल सरकार की तरफ से मिला? तीसरा सवाल,
क्या सरकार की तरफ से कोई चिकित्सालय मथुरा के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मथुरा की जनता को हासिल हो पाया है? देखिए, जहाँ तक अभी जिला चिकित्सालय है, यहाँ से बात शुरू करिए। आज से पहले, मतलब सन 17 से पहले और आज कोरोना के बाद भी, कोरोना में बड़ा व्यवधान आया और उसके बाद भी आपने कितनी चीज़ें डेवलप कर ली हैं सरकारी संस्थानों में। आप गांव के अंदर चिकित्सालय में चले जाइए, आज हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और वहाँ मेडिसिन मिलती हैं, वहाँ भी मिलती हैं, पशुओं के लिए भी मिलती हैं। कितनी भी डॉक्टर्स की टीम उन अस्पतालों में और पशुओं के इलाज के लिए लगी। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि यहाँ पर विकास की अवधारणा, तो विकास की पूरा एक प्लान है और प्लान लेकर के हम ब्रज विकास बोर्ड के माध्यम से एक विकास का बहुत बड़ा बजट हमने यहाँ पे खर्च किया है। वो बजट परिणाम ला रहा है धीमे धीमे करके। अभी वो परिणाम आने वाले 5 साल में बड़े रूप में सामने आएंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व पालिका के चेयरमैन मथुरा के प्रवीण पांडे जी, जो कि बीजेपी मथुरा में एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि जमीनी स्तर से इन्होंने भाजपा के लिए काम किया और आज जो भाजपा मथुरा में दिख रही है उसकी बहुत बड़ी जो लॉबी है युवाओं की, इनके द्वारा तैयार की गई। सीधे सवाल मैंने इनसे कुछ पूछे, पूरी तरीके से घुमा फिरा के इन्होंने जवाब भी दिए। मैंने इनसे सीधा सवाल पूछा था कोई नया अस्पताल, नया कॉलेज, तो इन्होंने दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं, सारी चीज़ें बताई और बीजेपी के आज यहाँ तक पहुँचने के बारे में बताया कि हम लोगों ने जो काम किए और आज जो हम इस कामों की वजह से ही आज हम लोग वापस सत्ता में फिर से आने जा रहे हैं और बड़ी कह रहे हैं कि 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार सरकार बनने जा रही है। डेली डोज की इस विशेष मुलाकात में अब तक के लिए इतना ही। आगे फिर से हम किसी एक नए चेहरे के साथ जुड़ेंगे और आप तक फिर से रूबरू होंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे द लॉन्च फैक्ट्री।